नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट अब बनकर तैयार हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और कहा जा रहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट प्रिंटिंग प्रेस छपने के लिए भेज दिया गया है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि धामी सरकार अगस्त तक कानून को लाना चाहती है। तो लगातार कमेटी इस पर काम कर रही है और इसकी रिपोर्ट भी जल्द ही सौंपी जानी है। लेकिन उससे पहले जो ड्राफ्ट है वो बनकर तैयार हो गया है और इस ड्राफ्ट को प्रिंटिंग प्रेस भी भेज दिया गया है छपने के लिए। ये खबर हमें सूत्रों के हवाले से मिली है, जो न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। उत्तराखंड सरकार ने दरअसल कमेटी बनाई है और इसी कमेटी की तरफ से ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। ये कानून सबके हित में होगा। उत्तराखंड इसकी अगुवाई कर रहा है, कमेटी इसकी ड्राफ्टिंग कर रही है और हमारी कोशिश है कि इसे देश भर में लागू किया जाए। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। हरिद्वार में एक पार्टी के दौरान अवैध तमंचे से फायरिंग करना एक युवक को भारी पड़ गया। एसएसपी के निर्देश पर युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि पथरी इलाके के रायपुर दरेड़ा गांव में एक शादी समारोह की पार्टी चल रही थी। इस दौरान डीजे पर डांस करते हुए एक युवक ने अवैध तमंचे से फायरिंग की। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक तमंचा लहराता हुआ और फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। पुलिस ने युवक के पास से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। चमोली जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। हल्की बारिश में ही सबसे बुरे हाल ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों के हो चुके हैं। ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़क बार बार बाधित हो रही है। चमोली जिले में मंगलवार को 34 सड़कें बारिश के चलते बंद हो गई थी। हालांकि 30 सड़कें देर रात तक पीडब्ल्यूडी विभाग ने खोली हैं, लेकिन अभी भी 4 सड़कें बंद हैं। चमोली के दशौली विकासखंड में सबसे ज्यादा सड़क बंद हो रही हैं। इसके अलावा पोखरी और थराली के साथ गैरसैंण डिवीजन में भी काफी सड़कें बाधित हो रही हैं। हालांकि प्रशासन और विभाग का दावा है कि समय रहते सड़कों को खोलने का प्रस्ताव रखा जाएगा। लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और बारिश की वजह से सबसे अधिक जो स्थिति खराब है वो ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों का है। अगर हम बात करें तो दसोली से लेकर पोखरी, थराली और जोशीमठ विकासखंड में लगभग सभी सड़कों पर मलबा गिर रहा है, जिससे घंटों तक मार्ग बाधित रह रहा है। तो वहीं नंदप्रयाग घाट को जोड़ने वाली सड़क भी 3 दिनों से बंद पड़ी हुई है, जिसे खोलने का काम जारी है। हालांकि विभागों का कहना है कि व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर मानसून से पहले की तैयारियां नगण्य ही दिखाई दे रही है। नितिन शर्मा, न्यूज़ 18, चमोली। टिहरी जिले में आपदा की दृष्टि से सीमांत घनसाली क्षेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील है। हर साल बरसात में आपदा प्रभावित मरवाड़ी, पिंसवाड़ के साथ नैलचामी, कोट और ठेला समेत करीब 12 से ज्यादा गांव में भारी तबाही होती है और गांव के विस्थापन की बात भी कही जा रही है। लेकिन अभी तक आपदा प्रभावित इन गांव का विस्थापन नहीं हो पाया है और एक बार फिर से बरसात में ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। थारती और ठेला का कुछ तोक हैं
जिसके लिए पत्रावली शासन पे गई है। जमीन का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी भी मेरी बात हुई एसडीएम साहब से, वो कह रहे थे लैंड नहीं मिल रही, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लैंड नहीं मिलेगी तो हम फॉरेस्ट से लैंड लेने का काम करेंगे, उन लोगों का विस्थापन करवाएंगे। बारिश का सीजन शुरू होते ही नगर निगम रुड़की को शहर के जर्जर भवनों की याद आने लगी है। पिछले साल भी नगर निगम ने जर्जर भवनों का सर्वे किया था, लेकिन कई भवन आज भी जस के तस हैं। ये जर्जर भवन हादसों को न्योता दे रहे हैं, लेकिन निगम अभी तक सर्वे कराने में ही जुटा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सिर्फ सर्वे तक ही ये काम रहेगा, जर्जर भवनों का काम, या फिर इसका ध्वस्तीकरण भी किया जाएगा। बीजेपी ने मिशन 2024 तेज कर दिया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम धामी बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान में शिरकत करेंगे। शाम को 4 बजे नेहरू स्टेडियम में ये कार्यक्रम रहेगा और इसमें बीजेपी के विधायक, पदाधिकारियों के साथ कई नेता, कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। हरिद्वार हॉट सीट है, लिहाजा बीजेपी की रैली चुनावी शंखनाद के रूप में देखी जा रही है। आठ हफ्ते के भीतर राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति के हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। सीएम धामी का कहना है कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लोकायुक्त के गठन का मामला विधानसभा की प्रवर समिति के अधीन है। विधानसभा जैसा भी निर्णय देगी उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। माननीय न्यायालय का जो भी आएगा उसके अनुसार, क्योंकि विधानसभा में भी जो है प्रकरण काफी लंबे समय से प्रवर समिति को गया हुआ है और सारे पहलुओं पर देखने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। वो माननीय न्यायालय का जो भी आएगा। और अब कैलाश यात्रा के लिए चीन जाने की जरूरत नहीं है। भारत की अपनी सरजमी से पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे। ये सुनकर भले ही आपको हैरानी हो रही हो, लेकिन ये 100% सच है। पिथौरागढ़ में ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत तक दर्शन संभव है और इस संभावना को देखते हुए अब उत्तराखंड का सरकारी तंत्र भी एक्टिव हो गया है। देखिए, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शनों के लिए अब तक भारत की निर्भरता चीन पर थी, लेकिन अब ये निर्भरता पूरी तरह खत्म हो सकती है। असल में चाइना बॉर्डर के करीब 18,000 फीट की ऊंचाई से पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन संभव हैं। नाबिढांग के ठीक ऊपर 2 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी से तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत आसानी से दिखाई देता है, लेकिन अब तक इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन कुछ स्थानीय लोग जब ओल्ड लिपुलेख की पहाड़ी पर पहुंचे तो वहां से कैलाश पर्वत काफी करीब दिखाई दिया। इस संभावना की जमीनी हकीकत तलाशने गई अधिकारियों की टीम को भी कैलाश पर्वत के दर्शन काफी आसानी से हो गए। एक टीम ओल्ड लिपू लेक पास, जहां से हमारा माउंट कैलाश के दर्शन भी होते हैं, उस पास पे भी गई थी। उस एरिया को कैसे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जा सकता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीज़ों पे वहाँ पे विचार विमर्श करके अभी एक प्लान हम लोग देंगे। एंड इसमें आर्मी हो, हमारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस है, सभी के भी पॉइंट ऑफ व्यू लेके हम लोग एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। चीन की परमिशन नहीं मिलने के कारण मानसरोवर यात्रा लगातार तीसरे साल भी बंद है। ऐसे में जब भारत की सरजमी से ही कैलाश पर्वत के दर्शन आसानी से हो रहे हैं, तो संभावनाओं के कई दरवाजे एक साथ खुल रहे हैं। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बनने के बाद यहां तक पहुंचना आसान तो पहले ही हो चुका है। साथ ही अपने देश की धरती से कैलाश के दर्शन होने से चीन पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पर्यटन महकमे की माने 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करना अभी आसान नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाया जा सकता है। वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ से हमको कैलाश के दर्शन हुए हैं और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं। और लेकिन वहाँ पर थोड़ा हमें कुछ डेवलप करना पड़ेगा। अभी ईटीवी आरबी की वहाँ पर चल रही है, थोड़ा हमको वहाँ पर व्यू पॉइंट बनाने पड़ेंगे, कोई अच्छे वहाँ पर दूरबीन लगाने पड़ेंगे और थोड़ा सड़क को हमें बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर डेवलप किया जाएगा तो वो बहुत जल्दी जो है हमारा कैलाश दर्शन जो है पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। जोलिंगकोंग से 25 किलोमीटर ऊपर लिम्पियाधुरा चोटी से भी कैलाश पर्वत के दर्शन हो सकते हैं। ऐसे में ओम पर्वत, आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के करीब से कैलाश पर्वत के दर्शन पर्यटन में 4 चांद लगा सकता है। यही नहीं, जिसकी कल्पना अभी तक नहीं की थी, जब वो हकीकत हो चुका है तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि इस इलाके का महत्व कितना बढ़ जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
अंकिता हत्याकांड मामले में 30 जून को अगली सुनवाई होगी। वहीं 30 जून को होने वाली अगली सुनवाई में 2 मुख्य गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। साथ ही इस दौरान तीनों आरोपी भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। सुनवाई से पहले अंकिता के परिजनों ने सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी वकील जितेंद्र रावत को अंकिता केस से हटाने की मांग की है। मामले में अंकिता के पिता की ओर से कोर्ट में एक याचिका भी डाली गई थी, लेकिन याचिका को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद अब अंकिता के पिता ने डीएम के जरिए सरकार से सरकारी वकील को बदलने की मांग की है। हत्याकांड में 30 जून की तिथि नियुक्त है, उसमें 30 जून को गवाह आएंगे और जो भी उनकी गवाही होगी वो एडीजे कोर्ट में देंगे। उनके पिता की तरफ से एक एप्लीकेशन लगी थी, उसमें जो भी एडीजे महोदय ने कहा जो भी फैसला होगा वो शासन स्तर पर होगा। ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर G20 में आए विदेशी डेलीगेट्स आज शाम को गंगा आरती करेंगे, जिसकी पूरी तैयारी की गई है। गंगा आरती को दिव्य और आध्यात्मिक बनाने के लिए ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम गंगा सभा के तीर्थ पुरोहित जुटे हुए हैं। मेहमानों का स्वागत चंदन के तिलक, रुद्राक्ष और तुलसी की माला के साथ किया जाएगा। साथ ही नदी की आरती का धार्मिक महत्व बताते हुए जल संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। आज शाम को 6:30 बजे आरती का भव्य शुभारंभ होगा। 5 बजे विदेशी मेहमान शिरकत करेंगे और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की है। स्वागत किया जाएगा स्वस्ति वाचन के माध्यम से। इसके बाद चंदन, मौली बंधन और इसके बाद गंगा पूजन का कार्यक्रम। गंगा पूजन के बाद फिर आरती, गंगा जी की आरती होगी और इसके बाद अंत में जो हमारे विदेशी मेहमान होंगे जो आरती कर रहे होंगे उसका जो छायाचित्र वितरण का कार्यक्रम होगा। G20 का आज शाम को 6:30 बजे ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर एक भव्य आरती होने जा रही है, जिसमें विदेशी मेहमान का स्वागत त्रिवेणी घाट पर किया जाएगा। आप देख सकते हैं एक स्पेशल टेंट लगाया है, इसके पीछे भी एक टेंट लगाया है। एनडीआरएफ सहित सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। शाम को मेहमान 6:30 बजे यहाँ आ जाएंगे, जिसके चलते पूरे घाट को इस समय सुरक्षित रूप से सील किया गया है और मेहमानों को यहाँ पर सरकार की तरफ से एक डिनर भी दिया जाएगा। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। मॉनसून की बरसात के बाद विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी महकने लगी है। घाटी में कुदरती सौंदर्य दिखाई देने लगे हैं। अभी तक फूलों की घाटी में 1 जून से 1260 पर्यटक पहुंच चुके हैं, जिसमें 17 विदेशी सैलानी शामिल हैं। फूलों की घाटी में इस साल बर्फबारी के बाद हालांकि फूल देरी से खिले, लेकिन जैसे जैसे मानसून की बरसात हो रही है, रंग बिरंगे फूलों से घाटी महकने लगी है। फूलों की घाटी में जुलाई और अगस्त महीने में लगभग 300 से ज्यादा प्रजाति के फूल खिलते हैं। इस दौरान यहां पर भारी तादाद में सैलानी दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। इन दिनों फूलों की घाटी में 2 दर्जन से ज्यादा रंग बिरंगे फूल खिल चुके हैं। वहीं देहरादून में 85 साल से ऊपर की श्रेणी की एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें हरियाणा की रहने वाली रामबाई ने 100 मीटर की दौड़ में नया रिकॉर्ड कायम किया है। युवरानी स्पोर्ट्स कमेटी द्वारा 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें रामबाई ने 100 मीटर स्प्रिंट में 1 और 200 मीटर स्प्रिंट में 1 और शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता है। शीर्ष स्थान प्राप्त करने में उन्होंने 3 से 5 अन्य प्रतिभागियों को भी हराया है। रामबाई की उम्र 106 साल की बताई गई है और 2 साल पहले ही उन्होंने एथलेटिक्स में कदम रखा था। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है।